फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2024 और 18 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of the Tata Trust? फर्स्ट ऑप्शन है नेविल टाटा, सेकेंड ऑप्शन है नेहा टाटा, थर्ड ऑप्शन है साइरस मिस्त्री या फोर्थ ऑप्शन है नोएल टाटा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नोएल टाटा को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नोएल टाटा को टाटा समूह के चैरिटेबल डिवीजन द्वारा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे नवल एस टाटा और सीमोन एन टाटा के बेटे हैं। नोएल अपने सौतेले भाई रतन टाटा का स्थान लेंगे, जिनका इस सप्ताह के प्रारंभ में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नोएल टाटा वर्तमान में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जिनकी सामूहिक रूप से विविधीकृत टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी है। नोएल एन टाटा टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निर्देशक हैं और वे 40 वर्षों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ रुपए की लागत से सीमा सड़क संगठन BRO को कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं? इन अक्टूबर 2024, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली डेडिकेटेड टू द नेशन हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO एट द रेट 2236 करोड़ रुपी। फर्स्ट ऑप्शन है 40, सेकेंड ऑप्शन है 50, थर्ड ऑप्शन है 75 या फोर्थ ऑप्शन है 100। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 75। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन BRO की 2236 करोड़ रुपए की 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएं 22 सड़कें, 51 पुल और दो अन्य 11 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। इनमें से 19 जम्मू और कश्मीर में, 18 अरुणाचल प्रदेश में, 11 लद्दाख में, 9 उत्तराखंड में, 6 सिक्किम में, 5 हिमाचल प्रदेश में, 2 पश्चिम बंगाल और राजस्थान में तथा 1 नागालैंड, मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की है? इन अक्टूबर 2024, द यूनियन गवर्नमेंट रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2025 to the rural local bodies for which of the following states? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब एंड राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा एंड राजस्थान,
थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, या फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। आंध्र प्रदेश को 395.5091 करोड़ रुपए की असमृद्ध अनुदान राशि तथा 593.2639 करोड़ रुपए की कुल बंधित अनुदान राशि प्राप्त हुई है। ये धनराशि आंध्र प्रदेश में विधिवत निर्वाचित 9 पात्र जिला पंचायतों, 615 पात्र ब्लॉकों पंचायतों और 12,853 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस वित्त वर्ष में 10 अक्टूबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना बढ़कर लगभग 11.25 ट्रिलियन रुपए हो गया है, जिसमें 5.98 ट्रिलियन रुपए का व्यक्तिगत आयकर संग्रह और 4.94 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर संग्रह शामिल है। द गवर्नमेंट डाटा शोड नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रो to about rate 11.25 trillion as of October 10 this fiscal. The mop-up includes personal income tax collection of rate 5.98 trillion and corporate tax collection of rate 4.94 lakh करोड़। फर्स्ट ऑप्शन है 11.3%, सेकेंड ऑप्शन है 15.3%, थर्ड ऑप्शन है 18.3% या फोर्थ ऑप्शन है 22.3%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 18.3%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष में 10 अक्टूबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.3% से बढ़कर लगभग 11.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 5.98 लाख करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर संग्रह और 4.94 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर संग्रह शामिल है। प्रतिभूति लेन देन कर STT 30,630 करोड़ रुपए रहा, जबकि अन्य करों, सामान्यीकरण शुल्क और उपहार कर सहित से 2,150 करोड़ रुपए की आय हुई। एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में आयकर विभाग ने 9.51 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सरकार ने सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? द whom has the government given the additional charge of CEO of the public procurement portal गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM? फर्स्ट ऑप्शन है मनीष तिवारी, सेकेंड ऑप्शन है आरती सरीन, थर्ड ऑप्शन है अजीत कुमार सक्सेना, फोर्थ ऑप्शन है एल सत्या श्रीनिवास। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सरकार ने सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एल सत्या श्रीनिवास को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव एल सत्य श्रीनिवास को सार्वजनिक खरीद पोर्टल GEM के CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सरकारी ई मार्केट प्लेस के अंतिम CEO PK सिंह को अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है, इसीलिए उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्रीनिवास भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन ने 2025 में वैश्विक माल व्यापार की मात्रा के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 3.3% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हैज रिड्यूस्ड इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल मर्चेंडीज ट्रेड इन 2025 टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 3.3%। फर्स्ट ऑप्शन है 3.2%, सेकेंड ऑप्शन है 3.1%, थर्ड ऑप्शन है 3% या फोर्थ ऑप्शन है 2.8%। बताइएगा दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन ने 2025 में वैश्विक माल व्यापार की मात्रा के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 3.3% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3% कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के बीच 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार की मात्रा के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 3.3% से घटाकर 3% कर दिया है, जिसके कारण महत्वपूर्ण लाल सागर शिपिंग मार्ग लगभग 1 वर्ष से अवरुद्ध है। वर्ष 2024 के लिए विश्व व्यापार संगठन ने वस्तु व्यापार वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 2.7% कर दिया है, जो कि पिछले अनुमान 2.6% से अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 निहोन हिडानक्यो संगठन को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के प्रयासों और गवाहों की गवाही के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए के लिए प्रदान किया गया। यह संगठन किस देश में स्थित है? द नोबेल पीस प्राइज 2024 वॉज अवॉर्डेड टू द निहोन हिडानक्यो ऑर्गेनाइजेशन for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. This organization is located in which country? First option है साउथ कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है USA या फोर्थ ऑप्शन है इंडिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिडानक्यो नामक जापानी संगठन को दिया गया, जो परमाणु बम विस्फोटों में जीवित बचे लोगों से बना है, जिसे हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्य में इन जीवित बचे लोगों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वर्ष 2024 के लिए द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण हाइब्रिड मोड में किस शहर में आयोजित किया गया है? द फर्स्ट फेज ऑफ द सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर द ईयर 2024
हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ हाइब्रिड मोड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है शिलोंग, सेकेंड ऑप्शन है गंगटोक, थर्ड ऑप्शन है गुवाहाटी या फोर्थ ऑप्शन है शिमला। बताइएगा दोस्तों, वर्ष 2024 के लिए द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण हाइब्रिड मोड में किस शहर में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गंगटोक शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वर्ष 2024 के लिए द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण सिक्किम के गंगटोक में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन वरिष्ठ कमांडरों के लिए वर्तमान परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने, महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विचार विमर्श करने तथा भविष्य के निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों और भारतीय सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट मीना राशिद दुबई संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा, जिसका उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन और सद्भावना को बढ़ाना है? Which Indian naval ship arrived at Port Mina Rasid Dubai, UAE as part of its long-range training deployment that aims to enhance maritime security, interoperability and foster goodwill between India and UAE? फर्स्ट ऑप्शन है INS शार्दुल, सेकेंड ऑप्शन है INS सहाद्री, थर्ड ऑप्शन है INS तवार, फोर्थ ऑप्शन है INS तलवार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट मीना राशिद दुबई संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा, जिसका उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन और सद्भावना को बढ़ाना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, INS शार्दुल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के भाग के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई स्थित पोर्ट मीना राशिद पहुंचा। यह यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शार्दुल को समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न गतिविधियों में शामिल होना है। इनमें बंदरगाह पर बातचीत और नौसेना अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और UAE नौसेना जहाज का दौरा सहित संयुक्त अभ्यास शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? द 19th ईस्ट एशिया समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है लाओस, सेकेंड ऑप्शन है वियतनाम, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया या फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाओस में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस PDR के
वियतनाम में आयोजित 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसे प्रशांत दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, जो क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड राष्ट्रों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ सहयोग पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।